तो कभी कभी अपन को प्रोडक्ट अगर गिवन है ना, जैसे अगर आपको उनको प्रोडक्ट गिवन है ऐसे, तो आप एक बार चेक कर लो कि जैसे यहाँ पर ऑक्सिलेट आइन है, तो ऑक्सिलेट तो C2O4 2 नेगेटिव था, तो ये +2 रहा होगा क्योंकि ये -2 है। तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों का ऑक्सीडेशन होता है। मतलब कभी कभी ऐसे होता है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक से ज्यादा एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन उस केस में अपन को प्रोडक्ट गिवन होता है। हमें बस प्रोडक्ट में चेक करना होता है कि उनके ऑक्सीडेशन स्टेट एक बार चेक कर लेते हैं और फिर बता देते हैं। तो उस केस में आपको एन फैक्टर ऑक्सीलेट का अपन ने कैलकुलेट कर रखा है, द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट 4 - 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसका एन फैक्टर होगा दैट इज 3 - 1, 3 - 2, इसका ये 3 है और ये 2 है, सो दिस विल बी द ओवरऑल एन फैक्टर। अब उस केस में एन फैक्टर जो आएगा वो दोनों का सम करके एन फैक्टर बताना पड़ेगा। अगर एक से ज्यादा एटम में ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस केस में प्रोडक्ट गिवन होते हैं बिल्कुल, तो फिर हमें कैलकुलेट करना होता है कि भाई अगर एक से ज्यादा है तो फिर व्हाट विल बी द एन फैक्टर। जैसे एक एग्जांपल, मेरे पास Cu2S है, ये +1 है, ये -2 है। मे भी पॉसिबल अपन को ऑक्सीडेशन के बाद कहा गया कि भाई इधर ऑक्सीडेशन किया मैंने इसका और दोनों का ही ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर का भी ऑक्सीडेशन हुआ और सल्फर का भी ऑक्सीडेशन हुआ, वो SO2 में कन्वर्ट हो गया, लाइक दैट। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो सल्फर का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये +4 में कन्वर्ट हो रहा है, और कॉपर का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर अपन कॉपर के लिए सेपरेटली कैलकुलेट करें तो कॉपर +1 ये ट्वाइस है, कॉपर +2 में कन्वर्ट हो रहा है, इनका डिफरेंस लेंगे तो दैट इज 2 - 1 और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ये वाला 2, तो विल गेट द एन फैक्टर एज 2। ये लास्ट टाइम अपन ने सीखा था एन फैक्टर कैलकुलेशन। और सल्फर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो सल्फर -2 से सल्फर +4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका एन फैक्टर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 6, तो ओवरऑल एन फैक्टर जो इसका होगा वो होगा 2 + 6, एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 8। मतलब अगर एक से ज्यादा एटम में भी ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमें वो भी कैलकुलेट करना होता है, फिर हम एन फैक्टर दोनों का जो एक्सचेंज है इलेक्ट्रॉन का वो हम सम कर लेते हैं, ठीक है ना, वो अपन दोनों के एन फैक्टर्स को सम करके बता देंगे। फिर मे बी पॉसिबल, मतलब ऐसे जैसे मान लो अपने पास गिवन है FeS2 गिवन है मान लो मेरे पास, और मैं इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के Fe+3 में कन्वर्ट कर देता हूं, और सपोज करते हैं SO2 में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें ये +2 होता है और ये -1 होता है। अगर आपको इसका एन फैक्टर कैलकुलेट करके बताना है तो हाउ वी विल कैलकुलेट दैट एन फैक्टर। तो अपन कहेंगे देखो आयरन के लिए तो हमें साफ साफ दिख रहा है +2 से +3 में जा रहा है आयरन, n विल बी इक्वल टू 1, एक का चेंज आ रहा है। और सल्फर के लिए कैलकुलेट करूंगा तो S-2 ये -1 में है, दैट विल गेट कन्वर्टेड टू SO2, मतलब तो अपन कहेंगे डिफरेंस अगर लेना है इन दोनों का तो 4 -1 ले लेंगे, इंटू 2 10 आ जाएगा। तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 10। तो अपन यहां पर लिख लेंगे, इसमें एन फैक्टर अपने पास 10 आ गया, तो इधर आ जाएगा अपने पास एन फैक्टर 11, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द एन फैक्टर, अगर एक से ज्यादा में चेंज आ रहा है तो आप बता सकते हैं। सो लास्ट टाइम हमने एन फैक्टर कैलकुलेशन सीख लिया था, एज अ बेस सभी के लिए कैलकुलेशन सीख लिया था हमने। अभी व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। थोड़ा सा एक दो बैलेंसिंग करते हैं अपन, क्योंकि एक मेथड ले लेते हैं, अपन को पता है ऐसे कोई स्कूल में तो लिखना नहीं, हमको डायरेक्टली अपन बता देते हैं बैलेंसिंग कैसे करना है। सो अगर अपन बैलेंसिंग की बात करेंगे तो बैलेंसिंग में देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेडॉक्स। अब आपने 11th क्लास में डिफरेंट मेथड सीखे होंगे बैलेंसिंग करने के, कि हाउ टू बैलेंस द रिएक्शंस, वो डिफरेंट मेथड आपने 11th क्लास में सीखे। हमें अभी डिफरेंट मेथड की जरूरत नहीं है, अपन कोई एक मेथड यूज कर लेंगे, बाकी सब में तो अपन डायरेक्टली बैलेंस करेंगे। Because we know that balancing of redox reaction based on the principle number of electron lost is equal to number of electron gain in the process, उस पर डिपेंड करता है।
तो इसका प्रिंसिपल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन द प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन गेन इन द प्रोसेस, उससे ही हमको बैलेंस करना होता है। तो अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है बैलेंसिंग के लिए, रीड दैट। हमारे पास एक H2S है, एक HNO3 है। इट कन्वर्ट्स इनटू NO एंड सल्फर में कन्वर्ट होता है, और हमें बैलेंस करना है ये, तो अपन कैसे बैलेंस करेंगे वो देख लेते हैं। राइट भाई, अगर कुछ पूछना नहीं है तो म्यूट करके रखना, पूछना है तो आप अनम्यूट करो, है ना। फिर आवाज आए ना, बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये +5 होगा, ये +2 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने लास्ट टाइम आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना सिखाया। इसने -2 से 0 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, और इसने +5 से +2 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन गेन, और इसने लॉस किए थे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। अब हमारे लिए तो प्रिंसिपल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। तो अपन क्या करेंगे, इसको और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वल हो जाएगा। दोनों का नंबर चेक कर लेते हैं। जो ये एक्सचेंज आता है इसको अपन कहते हैं एन फैक्टर। जो ये एक्सचेंज आता है ना, -2 से 0 आया, इसको अपन कहते हैं एन फैक्टर। इधर भी +5 से 2, इसको कहते हैं अपन एन फैक्टर। तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एक अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो 3 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एक अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 2 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो एक तरीके से मैं ऐसे बोल सकता हूं कि आपने एन फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल, क्योंकि मुझे इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना था, कर दिया, और इसको मल्टीप्लाई करना था ऐसे नंबर से सो दैट 6 आ जाए, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना था, मैंने कर दिया। तो एन फैक्टर रेशियो इज ऑलवेज रिवर्स ऑफ मोलर रेशियो इन अ रेडॉक्स प्रोसेस। अब एक बार हमने एन फैक्टर कैलकुलेट कर लिया, तो आप उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप उसको राइट ना मोलर कोफिशिएंट लिख दो। सल्फर का मोलर कोफिशिएंट इधर जितना होगा वही यहां होगा, नाइट्रोजन का मोलर कोफिशिएंट यहां जितना होगा वही यहां होगा। तो पहले अपन वो एटम बैलेंस कर देंगे जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया, बाद में अदर एटम्स, देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और उसके बाद वाटर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपन बैलेंस करेंगे वाटर से। तो ये आपका बैलेंस हो गया रिएक्शन। 6 से तो 4H2 लिख लेता हूं, ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। दूसरा एक ले लेते हैं। मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, अपने पास KMnO4 है, पोटेशियम पर मैग्नेट, और इसको अमोनिया से रिएक्ट करता हूं, इट विल गेट कन्वर्ट इनटू KNO3। MnO2 में कन्वर्ट होता है, KOH में कन्वर्ट होता है, और H2O में कन्वर्ट होता है। ये +7 था ऑक्सीडेशन स्टेटस का, और ये +4 है। डिफरेंस 3 का है, तो अपन एन फैक्टर इसका 3 लिख लेंगे। ये -3 है, और यहां पर अपने पास +5 है, तो -3 और +5 का डिफरेंस 8 का होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। Mn जिसमें चेंज आया वो 8 है, लिख दिया। नाइट्रोजन जिसमें चेंज आया वो 3 है, मैंने लिख दिया। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो हम वाटर से बैलेंस कर लेंगे, लेकिन एक बार अदर एटम जिनमें चेंज नहीं आया था और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा है, उनको चेक कर लेते हैं। जैसे पोटेशियम है, इधर 8 है, इधर 3 है, तो इधर मैं 5 लिख देता हूं, तो पोटेशियम 8 हो जाएगा। बाकी आप बैलेंस कर दो, योर रिएक्शन इज बैलेंस। इधर 9 हाइड्रोजन है, इधर 5 इधर है, तो ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो एन फैक्टर रेशियो से अपन कैलकुलेट कर लेंगे मोलर रेशियोस, और उसके बाद अपन बैलेंस कर देंगे। कभी कभी अपन को ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिसमें अपन को गिवन होगा, सपोज हमें गिवन है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cr2O7 2 नेगेटिव, प्लस मान लेते हैं अपन को ऑक्सिलेट आयन गिवन है, ऐसे ऑक्सिलेट आयन गिवन है, और मीडियम भी अपन को गिवन है। थर्ड हमेशा मीडियम होता है, थर्ड हमेशा मीडियम होगा, वी हैव टू चेक दैट।
इस केस में अपन को क्या करना होगा, विल राइट दैट, हमें प्रोडक्ट गिवन होगा, वैसे ऐसे प्रोडक्ट गिवन होता है अपन को, ये अपन को गिवन है। वाटर अपने आप लिखना होता है अपन को, अगर नहीं गिवन है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने का। सबसे पहले अपन एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। इसका एन फैक्टर हो जाएगा, अपन कहेंगे ये +6 है और ये +3 है, तो डिफरेंस हो जाएगा 6 - 3 और अपन मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो एन फैक्टर अपना 6 आ जाएगा। ये +3 है और ये +4 है, तो डिफरेंस हो जाएगा अपने पास, तो एन फैक्टर अपना 2 आ जाएगा। डिफरेंस लेंगे अपन तो 4 - 3 हो जाएगा और 2 होगा तो एन फैक्टर 2 होगा। मतलब मुझे इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 2 से। अभी मैं पहले क्रोमियम को बैलेंस करूंगा, मेरे पास क्रोमियम बैलेंस आ गया, फिर मैं कार्बन को बैलेंस करूंगा, मेरे पास कार्बन बैलेंस आ गया। ऑल एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बैलेंस। नॉट आई विल बैलेंस, क्योंकि ये मीडियम एसिडिक है, मैं ऑक्सीजन बैलेंस करूंगा, सो दैट मैं वाटर लिख पाऊं। ये 14 ऑक्सीजन इधर हो गया और 6 × 4 24 इधर हो गया। सो 14 + 24 मतलब मेरे पास आ गया 14 + 24 इट इज 38। सो इधर अपने पास 14 था, इधर 24 था, तो मैंने 38 लिख लिया। अब ऑक्सीजन इधर चेक कर लेता हूं, 24 तो इधर है, लेकिन 14 मुझे बैलेंस करना पड़ेगा ऑक्सीजन, तो मुझे 14 H2O लिखना पड़ेगा। मैंने लिख दिया होगा 14 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। और 14 ऑक्सीजन हाइड्रोजन अपन को बैलेंस करने पड़ेंगे, तो इधर मैं लिखूंगा 28 हाइड्रोजन। अब रिएक्शन में सारे मोलर कोफिशिएंट्स इवन नंबर्स हैं, तो रिएक्शन कभी भी अगर आप बैलेंस करके बताओगे, तो अगर सारे नंबर्स किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, तो आप डिवाइड करके आंसर बताना। इसको 1 से डिवाइड करूंगा, इसको 3 लिखूंगा, इसको 14 लिखूंगा और इसको 2 लिखूंगा, इसको 6 बताऊंगा और इसको 7 बताऊंगा। दीज आर द मोलर कोफिशिएंट्स। कभी कभी हमसे मोलर कोफिशिएंट के नंबर्स पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द मोलर कोफिशिएंट नंबर्स, तो वो हमेशा अपन को वो बताना है जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा। मतलब अपन यहां पर इसको 2 और 6 नहीं बताएंगे, अपन इसको क्या बताएंगे, वैसे आप यही बता सकते थे कि हमें अगर ये इक्वल करने थे तो अपन कहते हैं ये 6 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, मतलब यहां 3 लिख लो, बाकी रख दो, क्योंकि आपको तो बस ये प्रिंसिपल की वजह से इक्वल इलेक्ट्रॉन करने थे ना। तो इसने इलेक्ट्रॉन कितने लिए थे 6, तो दिए थे कितने 2, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसने दिए 6, इसने लिए 6 हो गए, तो इसको बस 3 से मल्टीप्लाई करते तब भी इक्वल हो जाता और वो लास्ट में आ जाता है। तो अपन ऐसे बता सकते हैं। तो अब एन फैक्टर्स से अपन काफी सारे रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। हम इसको एसिडिक और बेसिक मीडियम से भी बैलेंस कर सकते हैं। आपने जो स्कूल में 11th क्लास में अपन सीखते हैं कि भाई एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं, वी नो दैट किसी भी रिएक्शन को किसी भी मीडियम से बैलेंस करो आप, चेंज आपके पास सिर्फ वाटर का मोलर कोफिशिएंट या इसके मोलर कोफिशिएंट हो सकते हैं। इनके मोलर कोफिशिएंट जिनमें चेंज आता है, उनके मोलर कोफिशिएंट कभी चेंज नहीं हो सकते, चाहे आप किसी भी मीडियम से बैलेंस करो। नो डाउट यहां पर मुझे एसिडिक मीडियम के बिना, अगर मैं इसको बेसिक से भी बैलेंस करता तो मेरे पास इनके मोलर कोफिशिएंट वही आते जो इसमें आ रहे हैं। चेंज क्या हो सकता है, वाटर और H+। ऑब्वियसली बात है, अपन H+ आइन को अगर बेसिक बनाएंगे तो बहुत सारा बेस डालना पड़ेगा वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, लेकिन ये नंबर्स कभी चेंज नहीं होते। जिनमें चेंज आता है उनके नंबर्स कभी चेंज नहीं होते। तो अगर मुझे एसिडिक मीडियम से बैलेंस करना है तो अपन जैसे सेपरेटली बैलेंस करते हैं, वी नो दैट कि भाई पहले अपन क्या करते हैं, रिएक्शन को 2 हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर देते हैं। जैसे अपन एसिडिक मीडियम की बात करें जो 11th क्लास में सीखते हैं अपन, भाई एसिडिक मीडियम की बात करेंगे तो अपन को पता है ये सबसे ज्यादा इजी होता है इसमें एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना। हम क्या करते हैं, रिएक्शन को 2 हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर देते हैं। एक इसका इसके साथ ले लेते हैं क्योंकि सेंट्रल एटम वही है उसमें, तो मैं Cr2O7 2 नेगेटिव को कन्वर्ट कर देता हूं Cr+3 में। एक हाफ रिएक्शन ये हो जाएगा और दूसरा हाफ रिएक्शन अपने पास ये हो जाएगा C2O4 2 नेगेटिव CO2 में कन्वर्ट कर लूंगा। सबसे पहले मैं बैलेंस करूंगा अदर एटम देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ठीक है, ऑक्सीजन था तो क्रोमियम है, मैंने क्रोमियम बैलेंस कर लिया। दोनों तरफ इक्वल नंबर्स में होना चाहिए एटम्स व्हिच आर नॉट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो पहले उसी को बैलेंस करेंगे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा होगा। तो उनको बैलेंस करने के बाद मैं बैलेंस करूंगा किसको, ऑक्सीजन को, क्योंकि अब तो ऑक्सीजन है, इधर भी 2 क्रोमियम है, इधर भी 2 क्रोमियम हो गए। अब अगर मैं बैलेंस करूंगा ऑक्सीजन को, तो मैं ऑक्सीजन को वाटर से बैलेंस करता हूं, तो मैं 7H2 लिखूंगा। 7H2 आ गया अपने पास।
अब यहां पर H प्लस आइन कितने बैलेंस करने पड़ेंगे? 14, तो अपन यहां पर लिखेंगे 14H प्लस आइन। ये मैंने 14H प्लस आइन लिख दिया। अब आफ्टर बैलेंसिंग द एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, मैंने पहले क्या बैलेंस किया? क्रोमियम, उसके बाद ऑक्सीजन और लास्ट में हाइड्रोजन। तो ये सीक्वेंस होता है बैलेंसिंग का, पहले अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। उसको बैलेंस करने के बाद वी आर एबल टू राइट दैट कि भाई अब हमें चार्ज को बैलेंस करना होता है। इधर एक क्रोमियम पे +3 चार्ज है, तो 2 क्रोमियम के लिए मुझे +6 कंसीडर करना पड़ेगा। इधर एक पूरे मॉलिक्यूल पे -2 है और इधर मुझे +14 गिवन है। चार्ज बैलेंस करने के लिए हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे अपन को पता है कि भाई चार्ज बैलेंस करने के लिए आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेते हो। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा एसिडिक मीडियम में, राइट ना, तो इलेक्ट्रॉन मुझे यहां पर ऐड करना चाहिए। ये 12 +12 है, ये +6 है, तो यहां पर मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन भी +6 चार्ज भी +6 हो जाएगा। ये -6 और -2 इधर इसको ऐड करेंगे तो +6, और इधर ऑलरेडी +6 है, तो चार्ज दोनों तरफ इक्वल हो गया। दैट इज हाउ वी हैव टू बैलेंस। यहां पर जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं वो हमेशा एन फैक्टर होता है। जो लास्ट में आप चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो वो हमेशा एन फैक्टर होता है। सो कभी कभी मैं अगर एन फैक्टर डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाया तो मैं मीडियम में बैलेंस करके चेक कर लूंगा कि उसका एन फैक्टर कितना होना चाहिए। तो मैं इसको भी ऐसे पहले कार्बन बैलेंस किया, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमें चार्ज बैलेंस करना है। ये -2 यहाँ 0 था, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन कर लिया, इसका एन फैक्टर 2, ऑब्वियसली बात है 0 है। तो मैं अब इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुआ कितना? 2, और गेन हुआ था कितना? 6, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अगर 6 गेन किया है तो मुझे लॉस्ट भी कितना करना पड़ेगा? एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन इक्वल हो जाए। आप दोनों को ऐड करोगे, यू विल गेट द सेम मोलर कोएफिशिएंट्स। सो इधर अपने पास जो मोलर कोएफिशिएंट बनेंगे, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए उतने गेन भी हुए। क्रोमियम में Cr2O7 आया अपने पास 2 नेगेटिव, और ये C2 आया अपने पास, वो मल्टीप्लाई किया अपन ने पूरा रिएक्शन। O4 2 नेगेटिव आया, +14H प्लस आइन आया अपने पास, और बाकी अपन को पता है दैट इज ट्वाइस ऑफ Cr3 पॉजिटिव आया, और 6CO2 आया, 7H2 आया। बिल्कुल वही मोलर कोएफिशिएंट आएंगे जो आप डायरेक्टली इन फैक्टर्स से, बिकॉज ये भी तो इन फैक्टर्स ही तो थे जो अपन यहाँ पर हाफ रिएक्शन में बैलेंस करते हैं। सो ठीक है, वी गॉट दैट हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन। अब अगर मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसे गिवन है, तो आप मुझे एक बार उसको बैलेंस करके दिखा दो, कैसे बैलेंस करेंगे अपन। मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, अपने पास गिवन है सपोज MnO4 नेगेटिव, और मैं उसको बैलेंस करूंगा विद सपोज C2H5OH गिवन है मुझे, और मैं इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर देता हूं, तो मुझे CH3 दैट इज COH मिलेगा, प्लस दैट विल बी Mn2 पॉजिटिव मिलेगा। ये है मेरे पास, तो इसको कैसे बैलेंस करोगे दैट यू हैव टू। हाँ बोलो। एक बार सीआर वाला एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो ना? कौन सा वाला? क्रोमियम वाला हाफ। क्रोमियम वाला वापस एक्सप्लेन करना है, कौन सा? ये वाला या ये वाला? नीचे वाला एसिडिक मीडियम। ये वाला ना? यस सर। ठीक है, आपको रिएक्शन को 2 हाफ में डिवाइड करना है। एक बार आपने इसमें सेंट्रल एटम क्रोमियम था और इसका सेंट्रल एटम Cr+3 राइट हैंड साइड पे है, तो अपन ने ऐसे लिख लिया। अब पहले आप एटम्स को बैलेंस करोगे विच आर नॉट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो क्रोमियम इधर 2 थे तो मैंने इधर भी 2 बना लिया। अब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए अपने पास वाटर होता है, तो कितने ऑक्सीजन है इस तरफ? 7, तो मुझे 7 वाटर ऐड करने पड़ेंगे। मीडियम एसिडिक है तो अपन H प्लस आइन और वाटर कितना भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर अब 14H प्लस आइन आ गया, तो 14 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर 14H प्लस आइन लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन सब कुछ बैलेंस है, क्रोमियम पहले बैलेंस कर लिया, फिर ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, अब उसके बाद हाइड्रोजन थे तो उनको बैलेंस कर लिया। अब आप इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लो, इधर +14 है और इधर -2 है पूरा मॉलिक्यूल पे, तो ये दोनों मिला के मेरे पास +12 बन गया।
इधर मेरे पास एक क्रोमियम पे +3 था, तो 2 क्रोमियम पे +6 आ गया मेरे पास। अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए मेरे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो और कम होगा चार्ज, तो ये बैलेंस तो नहीं हो पाएगा, तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं। तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से दोनों तरफ +6 हो जाएगा। आपको चार्ज बैलेंस करना है, आपको न्यूट्रल थोड़ी बनाना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे इधर मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं। लो भाई, आपका रिएक्शन बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है, हाफ रिएक्शन आपका बैलेंस है। सिमिलरली अपन C2O4 नेगेटिव है, इसको बैलेंस कर देता हूं CO2 से, तो विल गेट दैट E +3 है, E +4 है, तो ये तो एन फैक्टर कैलकुलेशन हो जाएगा। अपन तो बैलेंस कर रहे हैं, ये बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, ये 4 है ऑलरेडी, इधर भी 4 है, बैलेंस है ऑलरेडी। अब सिर्फ चार्ज बैलेंस करना है, तो इधर -2 है, इधर 0 है, तो इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो दोनों तरफ -2 हो जाएगा। अब इसको आप सीधे इलेक्ट्रॉन लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर मल्टीप्लाई कर लो, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर मल्टीप्लाई कर लो। अब दोनों ही इवन नंबर है, तो एक सूटेबल नंबर से डिवाइड कर लो, सो दैट यू विल गेट द लोएस्ट फ्रैक्शन, लोएस्ट रेशियो, द सिंपलेस्ट रेशियो। तो अपने पास इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करके रिएक्शन बता देंगे। बोलो। अब जब मैंने एन फैक्टर वाला मेथड बता दिया तो मुझे वापस एसिडिक मीडियम बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है ना कोई, तो उसमें एन फैक्टर डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करना। आप उसमें एन फैक्टर डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करना, आप उसका एन फैक्टर इस टाइप से ही कैलकुलेट करना है, हाफ रिएक्शन के लिए, क्योंकि उसमें गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप गलती कर सकते हो उसमें, आप गलती कर सकते हो उसमें। तो मैं क्या करूंगा उसमें, मतलब इसका एन फैक्टर तो सब साफ दिख रहा है अपन को, Mn +7 है और ये +2 है, तो एन फैक्टर = 5। मुझे इसका मोलर कोफिशिएंट तो 5 निकला है, इसका एन फैक्टर नहीं पता मुझे, तो इसका एन फैक्टर मैं हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट करूंगा। इसका एन फैक्टर मैं एसिडिक मीडियम में लेके या कोई भी एक मीडियम में लेके, अपन एसिडिक मीडियम सीख रहे हैं तो उसी से बैलेंस करेंगे। इधर 2 कार्बन, कार्बन इज बैलेंस्ड। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर थे, मैंने इधर एक ऑक्सीजन था तो एक और वाटर ऐड करके ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन अपन सिर्फ वाटर से बैलेंस कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है, इधर हाइड्रोजन 6 और 2 8 हो गया, यहाँ 4 है, मतलब मुझे यहाँ पर 4 हाइड्रोजन ऐड करना है। अब चार्ज बैलेंस करते हैं, इधर 0 चार्ज है, उधर चार्ज 0 बनाने के लिए मुझे 4 ऐड करना होगा, तो मुझे पता चल गया इसका फैक्टर 4 है, बैलेंस हो गया रिएक्शन। यहाँ 4 लिखूंगा, यहाँ 5 लिखूंगा, Mn 4 है, मैंने इसको 4 लिख लिया। कार्बन कितना है इधर, दैट इज 5 × 2 10 है, मैंने इसको कार्बन ये 5 इधर 5 लिख लिया। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लो दोनों तरफ और H+ साइन ऐड कर देना, उधर मुझे वाटर लिखना पड़ेगा। 4 4 16 16 और 5 21 ऑक्सीजन है आपके पास, इधर 5 × 2 10 ऑक्सीजन है आपके पास, तो आपको 11 H2O ऐड करना पड़ेगा। इधर आप ऑक्सीजन चेक कर सकते हो, ये 4 × 4 हो गया, तो 16 ऑक्सीजन इधर है, इधर आपके 5 ऑक्सीजन है, सो टोटल ऑक्सीजन हो गया आपके पास 21। इधर ऑक्सीजन चेक कर लो आप कितने हैं, सो एक मॉलिक्यूल में 2 है, 5 मॉलिक्यूल है तो 10 ऑक्सीजन है, इधर 0 थे तो आप यहाँ पर 21 थे तो आप 11 H2 ऐड कर लो, और 11 H2O के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट, 11 H2O के लिए आपको यहाँ पर 22 H2O साइन ऐड करना होगा, ये हो गया आपका, ठीक है। तो आप एन फैक्टर ऑफ C2H5OH, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे, आपके पास C2H5OH है, आप CH3COH लिखोगे, पहले कार्बन बैलेंस करो, बैलेंस है, इसका एन फैक्टर चाहिए मुझे, कार्बन बैलेंस है,
अब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, तो ऑक्सीजन उधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया मैंने, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, तो इधर 5 और 1 6 और 2 8 हो गया, जबकि यहां पर 3 + 1 4 है, तो मैं 4 और ऐड कर लेता हूं, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब इधर तो पूरा चार्ज 0 था ना, लेकिन इधर तो 4 पॉजिटिव चार्ज है ना, इसकी वजह से तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो, तो इधर भी न्यूट्रल हो गया और इधर भी 0 हो गया, इधर भी 0 हो गया। उधर 4 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, मतलब इसका एन फैक्टर 4 है, दैट इज द एन फैक्टर। ये अपन को पता चल जाएगा एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है। तो मुझे लगता है कि जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा, आप हमेशा इस टाइप से ही उसका एन फैक्टर कैलकुलेट करो, अदरवाइज आप गलती करोगे। क्योंकि मुझे ये सारा पार्ट काफी जगह पढ़ाना है ना, ये सारा पार्ट अपन काफी जगह पढ़ते हैं, ये सारा का सारा पार्ट अपन इलेक्ट्रोलाइसिस में भी यूज करता है। तो मुझे लगता है कि मतलब अपन को ज्यादा और इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बेसिक मीडियम एज सच अपन से कुछ ऐसे पूछते नहीं है कि भाई आप बेसिक मीडियम के लिए ही बताओ, है ना, बेसिक मीडियम से ही बैलेंस करो। लेकिन अगर कभी मतलब बेसिक मीडियम से बैलेंस करना भी पड़ा, तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लो मैं इसी रिएक्शन को कोई ऐसे रिएक्शन दे दिया अपन को, कोई एक रिएक्शन, और अपन से कहा गया कि भाई इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करो, MnO4 है नेगेटिव, और अपन को पता है कि भाई जनरली अपन जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो C2H5OH बेयर्स रिएजेंट ले लेता हूं, डाइल्यूट KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, और कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 बेसिक मीडियम में जो रिएक्शन होता है वो इट विल बी लाइक दिस। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट इज MnO2 में कन्वर्ट होता है, वो ब्राउन पीपीटी बनता है, चॉकलेट ब्राउन पीपीटी, और ये कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 में एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, इसका एन फैक्टर तो अपन को पता है, इट इज 7 माइनस, इधर अपन लिख लेंगे ये +7 है और ये +4 है, तो अपन 7 - 3 करेंगे, विल गेट 7 - 4 करेंगे, विल गेट 3, डायरेक्टली लिख लेते हैं, पता है आपको कैसे। इसका एन फैक्टर जैसे मैंने आपसे कहा था, आप कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिस्क नहीं लेना कि एन फैक्टर आप डायरेक्टली प्रेडिक्ट करो, आप रिस्क कभी नहीं लोगे कि एन फैक्टर आप डायरेक्टली प्रेडिक्ट करोगे। सो अपन क्या करेंगे, अब इसको अपन अलग से भी बैलेंस कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ एन फैक्टर चाहिए तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं इसी मेथड से कैलकुलेट कर दूंगा। C2H5OH है और CH3CHO है, मैंने आपसे कहा था मीडियम कोई भी हो, इनके मोलर कोफिशिएंट कभी चेंज नहीं होते, वाटर और ये चेंज हो सकते हैं बेस। मतलब एन फैक्टर आप एसिडिक से कैलकुलेट करो या बेसिक से कैलकुलेट करो, वही रहेगा। मैं अभी एसिडिक से कैलकुलेट कर रहा हूं, बाद में बेसिक से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। एसिड से करूंगा तो 2 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन, इधर भी 1 ऑक्सीजन, वो भी बैलेंस है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। 6 हाइड्रोजन, इधर 4 है, तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर लेता हूं, इसका एन फैक्टर मेरे पास 2 आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से, तो एन फैक्टर तो मेरे पास आ गया। अब बेसिक मीडियम से एन फैक्टर कैलकुलेट करता है, उसमें अपन हाफ रिएक्शन को बैलेंसिंग भी सीख लेंगे। मतलब बेसिक मीडियम, जैसे अपन एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन H+ आयन से ऐड कर देते हैं, तो बेसिक मीडियम में सीख लेते हैं कि हाइड्रोजन बैलेंस कैसे किया जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। अगर मान लो आपने मुझे बेसिक मीडियम में दिया C2H5OH और इसको आपने कहा कि CH3CHO में कन्वर्ट करो, ये बेसिक मीडियम में बैलेंस कर रहा हूं, एन फैक्टर 2 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, क्योंकि मीडियम कुछ भी हो, मैंने आपसे कहा कि इनके कोफिशिएंट कभी चेंज नहीं होते, इसलिए मैं बेसिक मीडियम की बात नहीं कर रहा था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो उनके कोफिशिएंट चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इसमें पहले वही मेथड सेम, कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस करना है। अब अपन क्या करेंगे, मेरे पास हाइड्रोजन है और वो बैलेंस करना है, अपने पास बैलेंस करने के लिए OH है और H2 है, क्योंकि आपने मीडियम कहा है, बेसिक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है, मुझे हाइड्रोजन बैलेंस करना है और मैं इनमें से किसी को भी यूज कर सकता हूं, कैसे भी, कहीं भी, ठीक है। तो अपन कहेंगे जिस तरफ हाइड्रोजन ज्यादा है उसी तरफ OH डाल दो, और उन दोनों को मिला के दूसरी तरफ H2 डाल देना, तो बैलेंस हो जाएगा। भाई जिस तरफ हाइड्रोजन, हम इन दोनों को तो यूज कर सकते हैं,
बेसिक मीडियम में। तो हाइड्रोजन मान लो यहां 2 हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, तो अपन कहते हैं 2 OH डाल देना और 2 H2O बना लो भाई, हो गया। लाइक दैट हमारे पास अपन को पता चल जाएगा। तो चलो ठीक है, हाइड्रोजन यहां पर 6 थे, यहां पर 4 थे, कितने हाइड्रोजन ज्यादा है? यहां पर 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ठीक है, 2 OH डाल दो इस तरफ आप 2 OH डाल दो और दूसरी तरफ 2 वाटर डाल दो, बैलेंस हो गया हाइड्रोजन भी। अब देख लो, अगर हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया अपने पास तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया तो आप चार्ज बैलेंस कर लो। इधर -2 है, ये तो 0 है, ये भी 0, ये भी 0। भाई दोनों तरफ चार्ज तो इक्वल होने चाहिए ना। तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं? 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ तो ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसका एन-फैक्टर हो गया, क्योंकि हाफ रिएक्शन में जो भी इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है वो उसका एन-फैक्टर होता है इसमें। फिर भी अपने पास एन-फैक्टर हुआ है। अब हमें एक बात अच्छे से पता है, अब देखना एक और बात, इसको भी अपन बैलेंस करते हैं किसमें? मान लो आप अपन कहते हैं सर मेरे पास ये गिवन है, अब बैलेंस करके दिखाओ एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में। भाई एसिडिक में तो आपने दिखाया था, अभी बेसिक में करके दिखाओ उसको, और एन-फैक्टर 4 आना चाहिए। ठीक है, एन-फैक्टर तो 4 ही आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, इनके मोलर कोएफिशिएंट कभी चेंज नहीं होंगे, मीडियम कोई भी हो। तो अपन कहेंगे यहां पर कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, इधर एक ही ऑक्सीजन है, तो हाँ तो ऑक्सीजन तो आप वाटर से बैलेंस करते हो, उधर एक ऑक्सीजन है तो मुझे एक वाटर ऐड करना पड़ेगा। लो भाई ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब बताओ क्या करें? ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है। इधर 6 और 2 8 है, 8 हाइड्रोजन है, इधर 4 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन ज्यादा है? इधर 4। तो क्या करो? 4 OH डालो। तो अपन ने कहा भाई ठीक है, 4 हाइड्रोजन ज्यादा थे तो 4 OH डाल दिए मैंने, और उस तरफ 4 H2O डाल दिया मैंने। अब चलो चार्ज बैलेंस करता है, इधर 4 नेगेटिव है, उधर कुछ भी नहीं है, इस तरफ 4 नेगेटिव है टोटल, तो अपन कहेंगे इधर 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो, लो एन-फैक्टर 4 आ गया। अपन कहेंगे सर वाटर तो मुझे दोनों तरफ दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, आप कैंसिल कर देना एक वाटर, इसको 3 कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपसे कहा था वाटर और OH के नंबर चेंज हो सकते हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं होने वाला है, रिएक्शन कोई भी मीडियम का हो, एन-फैक्टर वही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। डायरेक्ट बैलेंस करते हैं, डायरेक्ट बैलेंस कैसे? इसमें एन-फैक्टर से बैलेंस करते हैं। मैंने आपको देखो हाफ ऑफ भी बता दिया कि हाफ कैसे कैलकुलेट करना है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर है तो डायरेक्टली एन-फैक्टर कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कभी कभी मैं जल्दबाजी में गलती कर देता हूं, तुमसे तो होगा ही होगा। और वैसे भी अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो अपने लिए हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अपन कभी भी अगर मैंने कहा है कि ऑर्बिट के लिए अपन डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो आप अज्यूम कर लो कि नहीं करना है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इधर तो +7 एन-फैक्टर कैलकुलेट कर लिए थे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 2 से, Mn2 कर दिया जिसमें चेंज आ रहा था, कार्बन 3, ये लो भाई 2 कार्बन थे, ये कार्बन भी कर दिया। अब क्या बचा? अब आप बैलेंस करते ऑक्सीजन, तो चलो ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं। यहां पर 8 ऑक्सीजन हो गए, यहां पर 3 ऑक्सीजन हो गए, तो इसको नहीं करना है क्योंकि उसको तो अपन नंबर लिखेंगे, वो तो मीडियम है। सो अपने पास इधर टोटल ऑक्सीजन हो गया 11 ऑक्सीजन आटम। ठीक है, अब अपन उधर चलता है, इधर 4 ऑक्सीजन आटम, इधर 4 हो गए और इधर 3 हो गए, कितने हो गए? 7 ऑक्सीजन आटम हो गए। कितने ऑक्सीजन किस तरफ कम है? अपन कहेंगे उस तरफ ऑक्सीजन कम है 4, तो ले ऐड कर दो 4 वाटर मॉलिक्यूल, लो भाई ऐड कर दिया 4 वाटर। अब बेसिक मीडियम में अपन को सिर्फ यही चीज होगी कि अपन को हाइड्रोजन भी बैलेंस करना पड़ेगा इसमें। एसिडिक मीडियम में बड़ी जल्दी बैलेंस हो जा रहा था, इसमें अपन को मीडियम में मतलब बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन भी बैलेंस करना होगा। अब हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है भाई, ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन को चेक करते हैं। इधर 6 हो गए, 3 6 18 हाइड्रोजन हो गए, इसको काउंट करूं? नहीं नहीं, उसका मोलर कोएफिशिएंट तो लिखूंगा। इधर 18 हाइड्रोजन है, इधर एक मॉलिक्यूल में 4 है और 12 हाइड्रोजन है, और इधर मेरे पास कितने हाइड्रोजन हैं? दैट इज हाउ मच? 8 हाइड्रोजन है। तो
टोटल हाइड्रोजन मेरे पास हो गए 20। कितने हो गए? 20 हाइड्रोजन हो गए। अगर टोटल हाइड्रोजन उधर 20 है और इधर अपने पास कितने हैं? 3 6 18 थे अपने पास हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन किस तरफ कितने ज्यादा है? तो फिर कहेंगे उधर 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ठीक है, आप क्या करो, यहां पर जितने हाइड्रोजन ज्यादा हैं, 2 हाइड्रोजन ज्यादा हैं, 2 OH डाल दो और उधर 2 वाटर डाल दो। अब अपन कहेंगे इसमें बेसिक मीडियम तो है, रिएक्शन अपना बैलेंस हो गया, रिएक्शन अपना बैलेंस हो गया। बेसिक मीडियम में OH इधर नहीं आएगा, उधर आएगा। अब बैलेंस हो गया तो इसको भी बैलेंस कर देते हैं। ये लो रिएक्शन बैलेंस है मेरा। अब तुम देख लो रिएक्शन में सब कुछ बैलेंस है, जितने एटम्स, चार्ज, एवरीथिंग। यहां पर 2 नेगेटिव चार्ज हैं, यहां भी 2 नेगेटिव चार्ज हैं, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। ये बेसिक मीडियम हो गया डायरेक्टली बैलेंस करने के लिए। अगर आप अलग अलग बैलेंस करोगे ना ऐसे, तो भी आपके पास यही रिएक्शन आने वाला है। अलग अलग बैलेंस करोगे तो भी आपके पास यही रिएक्शन आएगा। सो बेसिक मीडियम में अगर अपन को बैलेंस करना है तो दिस विल बी द मेथड टू बैलेंस। अब आप देख लो बेसिक मीडियम में अपन को क्या करना होता है, पहले एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एटम बैलेंस करेंगे अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन लास्ट में बैलेंस करेंगे। सो दैट इज हाउ वी हैव टू कैरी आउट द बैलेंसिंग। अब किसी को डाउट है तो बोल दो, अदरवाइज दैट इज द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें मैं डिस्प्रोपोर्शनेशन और कम प्रोपोर्शनेशन की बात करूंगा फिर। क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। अब और टाइप के भी रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, ऐसा नहीं कि रेडॉक्स रिएक्शन बस यही होंगे, और रेडॉक्स रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन और कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस भी होता है। तो अपन पहले डिस्प्रोपोर्शनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? और अगर कोई इंटीजर टाइप का क्वेश्चन हो तो मैं तो कहूंगा उस केस में आप ना पूरा मेथड कर लेना, क्योंकि उसमें जब तक कि अपन को बिल्कुल इजी ना दिख रहा हो कि यार ये तो बड़ा इजी है अपन कर लेंगे, थोड़ा भी हेजिटेशन है तो आप मेथड सेपरेट करके 2 हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट करो, फिर बैलेंस करना। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है व्हेन सेम रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड reduced. When the same reactant get oxidized and reduced, उसको कहते हैं अपन disproportionation reaction. तो we'll write like this, that is disproportionation reaction में भाई मेरे पास जैसे अपने पास ये गिवन है Fe+2, एग्जांपल ले लेते हैं। एक बार इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं और एक बार इसका रिडक्शन कर देते हैं। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, दैट इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब कोई भी ऐसा मेटल या कोई भी ऐसा कंपाउंड जो एक 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब एक से ज्यादा भी बोल सकते हैं पर एक एलिमेंट बना सकते हैं, अगर एग्जिस्ट करता है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर सकता है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई ये तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। इवन मतलब अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी डिस्प्रोपोर्शनेशन पढ़ते हैं, वो लेटिमा डायग्राम वगैरह बना के। और वैसे ही मतलब अपन लिखेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में, सपोज मेरे पास ऐसे गिवन है, कॉपर गिवन है और ये कॉपर +2 है और कॉपर में कन्वर्ट कर लो, तो भी डिस्प्रोपोर्शनेशन है। एक बार इसका रिडक्शन हुआ, एक बार इसका ऑक्सीडेशन हुआ। बैलेंसिंग के लिए अपन कहेंगे अब सिंस हमें रिएक्शन में बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन द प्रोसेस मस्ट बी सेम। अब चाहे आप वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन LHS पे करो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन RHS पे करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस तरफ भी लॉस्ट और गेन कर सकते हो, इस तरफ भी लॉस्ट और गेन कर सकते हो, आपकी मर्जी। मैं ऐसे भी कर सकता था, इधर एन फैक्टर कैलकुलेट करने के बजाय इसका एन फैक्टर कैलकुलेट करूं और इसका एन फैक्टर कैलकुलेट करूं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता दूं कि बैलेंसिंग हो जाएगा रिएक्शन का, वो भी हो सकता है। अगर अपन चेक करेंगे तो इसका भी एन फैक्टर 3 है और इसका भी एन फैक्टर 2 है, मतलब कहीं से भी। बट ऐसे नहीं कर सकते यहां इसका एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं और यहां इसका एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते। किसी एक तरफ आप उधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो।
जैसे मुझे इसको बैलेंस करना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है 1, तो n1 हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है 1, ये भी 1 हो गया। तो इसको 2 किया, बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस, एटम बैलेंस, सब कुछ बैलेंस। इधर चेक कर लेता हूं, इसका n फैक्टर कितना है 1, इसका n फैक्टर कितना है 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, टोटल 3 हो गए, लो भाई बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में अपन क्या करेंगे, सिंस एक ही रिएक्टेंट एक बार ऑक्सीडाइज होगा, एक बार रिड्यूस होगा, तो अपन राइट हैंड साइड पे उसके इनफैक्टर कैलकुलेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। लेकिन अपन को पहले ऑक्सीड, तभी तो अपन ऑक्सीड, इधर थोड़ी डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, इधर तो सिर्फ ये इसमें इसमें ही कन्वर्ट हो रहा था बस। तो ये थोड़ी डिस्प्रोपोर्शनेशन लिखने के अपन कि नहीं, दिस विल बी आल्सो डिस्प्रोपोर्शनेशन। अपन क्या करेंगे, अब अपन एग्जांपल लेते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, मेरे पास गिवन है Cl2 प्लस NaOH, और इसको कन्वर्ट करते हैं अपन NaCl प्लस NaClO3, सोडियम क्लोराइड प्लस H2। अब ऑब्वियस सी बात है, ये NaClO भी हो सकता है अगर ये डाइल्यूट होता है, तो यहां मैंने कंसंट्रेटेड एसिड किया, तो सोडियम क्लोराइड और NaCl बनता है। अगर डाइल्यूट होता तो NaCl बनता है। अब डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ तो Cl एक बार -1 में मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, और एक बार +5 में मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। इसका इनफैक्टर कैलकुलेट करूंगा तो डिफरेंस विद दिस n इक्वल टू 1, इसका कैलकुलेट करूंगा तो डिफरेंस विद दिस n इक्वल टू 5, बैलेंस हो गया। 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, टोटल Cl कितने हैं 6, टोटल सोडियम कितने हैं 6, ये अपना रिएक्शन बैलेंस हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ उसमें है और इधर 6 हाइड्रोजन है मेरे पास। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में अपन को कैसे बैलेंसिंग करनी है, वी गॉट दैट राइट ना। अगर अपन को गिवन है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तो कैसे बैलेंसिंग करते हैं, वी नो दैट। अब मान लो मेरे पास दूसरा क्वेश्चन डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए ऐसे गिवन है। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास HClO, सपोज करते हैं पर KClO3 ले लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, और इसको H2SO4 से रिएक्ट करता हूं, ये कन्वर्ट होता है दैट इज KHSO4 में, HClO4 में, ClO2 में, और वाटर अपन लिख सकते हैं अपने आप से, अगर जरूरत पड़ेगा तो लिखेंगे। समटाइम्स क्वेश्चन में गिवन होता है, समटाइम्स गिवन नहीं होता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कैलकुलेट करेंगे कि भाई इधर Cl जो है वो +5 था, इधर Cl, इधर ये +6 था सल्फर, इधर सल्फर +6 है, इधर Cl +7 है, इधर Cl +4 है, मतलब Cl ने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट भी किए हैं और Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन भी किए हैं, तो इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन। इधर इससे अगर चेक करेंगे तो इसका इनफैक्टर 2 है, इसका इनफैक्टर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मोलर कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, इसका मोलर कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। टोटल Cl कितने हैं 3, तो मैं इसको 3 कर लेता हूं। टोटल पोटेशियम कितने हो गए इधर 3, तो मैं इसको 3 कर देता हूं। टोटल सल्फर कितने हो गए 3, तो मैं इसको 3 कर देता हूं। लो भाई आपका रिएक्शन बैलेंस है, ये बैलेंस है। फिर मुझे हाइड्रोजन काउंट करके मैं बता दूंगा, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे, तो विल गेट दैट, बैलेंसिंग हो गया इसका। अब मान लो मुझे कोई दूसरा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन गिवन है, अब आप बैलेंस करके देख सकते हो कि भाई अगर मुझे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन गिवन है तो फिर कैसे उसको बैलेंस करेंगे। मेरे पास Br2 है, मैं इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस कर लेता हूं। एक बार BrO3 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, एक बार Br नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, तो बैलेंसिंग करके अपन बता सकते हैं।
हो गया? चलो भाई मैं बता दूं। अब देखो ये लिखा आपका रिएक्शन, ये लो। भाई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 था, ये 0 था, मैंने एन फैक्टर ले लिया कितना 5, इसका एन फैक्टर मैंने ले लिया 1, ये 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये 3 कर दिया था आपने। अब आपको ये दिख रहा था ना कि ये नेगेटिव चार्ज कितना है और ये नेगेटिव चार्ज कितना है, 6 नेगेटिव चार्ज है ना, और नेगेटिव चार्ज तो मैं सिर्फ इससे बैलेंस कर सकता हूँ, तो मुझे 6 तो लिखना ही लिखना था इसका, 3H2 पर लो बैलेंस। हाँ, थोड़ा सा सोचना था अपन को, प्रश्न क्या करना। सो दैट इज हाउ वी कैन राइट द बैलेंसिंग। अब आप बैलेंसिंग में ऐसे जैसे अपन डिस्प्रोपोर्शनेशन लिखा है ऐसे कम प्रोपोर्शनेशन भी होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, वी नो दैट। हम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो व्हेन राइट द टू डिफरेंट reactant get oxidized, so get reactant forms same product by oxidation and reduction। मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन भी रेडॉक्स रिएक्शन है, कम प्रोपोर्शनेशन भी, या ए प्रोपोर्शनेशन भी बोलते हैं अपन कम प्रोपोर्शनेशन को, एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो अपन क्या करेंगे इसमें, जैसे अपने पास गिफ्ट है कम प्रोपोर्शनेशन में, भाई हमारे पास क्या आएगी, पहले मेरे पास क्या आई उतरी की, मैं इसको HCl से रिएक्ट कर लेता हूं और बाद में इसको बना देता हूं I2 लिबरेट करवा देता हूं और KCl प्लस वाटर लिख लेता हूं। ये मेरे पास एक रिएक्शन है। अभी एक बार -1 से 0 मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुआ होगा, और +5 से 0 मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ होगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है गेन किया इसने, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस्ट किया इसने। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका बैलेंसिंग नॉर्मल जैसे है, क्योंकि मुझे इसका और इसका इनफेक्टर कैलकुलेट करना होगा, इसलिए इसकी बैलेंसिंग भी नॉर्मल होगी। तो इसका इनफेक्टर हो गया 1 और इसका इनफेक्टर हो गया 5, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 1 से, मुझे 3I2 लिखने, टोटल पोटेशियम 6 हो गए, मुझे 6 KCl चाहिए, तो Cl मुझे यहां भी 6 चाहिए, मेरा रिएक्शन बैलेंस है ये लो, कम प्रोपोर्शनेशन। एक बार एक रिएक्टेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हुआ, एक बार रिड्यूस हुआ, तो वी गॉट दैट। तो ये तो नॉर्मल बैलेंसिंग हो गया ना, लेफ्ट हैंड साइड पे ही आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक बार उसका ऑक्सीडेशन एक बार उसका रिडक्शन, तो इसमें ऐसा चुकन को कोई प्रॉब्लम नहीं। बट रिएक्टेंट से दो अलग अलग रिएक्टेंट, एक बार एक ऑक्सीडेशन शो करेगा, एक बार रिडक्शन शो करेगा, प्रोडक्ट सेम बनाएंगे दोनों से, तो उसको कहते हैं तो कम प्रोपोर्शनेशन या फिर ए प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, वो नॉर्मल बैलेंसिंग जैसे है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दिस इज अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ये तो नॉर्मल बैलेंसिंग जैसा है। अब इसमें कम प्रोपोर्शनेशन में बिना दैट अपन को कैसे कैलकुलेट करना है, हाँ इसका रिवर्स जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा, मतलब कम प्रोपोर्शनेशन का रिवर्स जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन का रिवर्स कम प्रोपोर्शनेशन है, तो वो रिवर्स रिएक्शन होता है और दे आर रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। उसमें ज्यादा अपन को इतना बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि बैलेंसिंग के लिए अपन को मोलर कोफिशिएंट ही पूछते हैं एग्जाम्स में बस। नेक्स्ट विल राइट द कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म,
मेनली अपन को कॉन्सेंट्रेशन टर्म में पढ़ना होता है, एक तो मोलारिटी, दूसरा नॉर्मेलिटी, थर्ड मोलालिटी, फोर्थ फिर वो छोटा छोटा जो होगा मोल फ्रैक्शंस लाइक दैट, वो सब अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं। मोल फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, वो सब अपन को पता है। मोलारिटी अपन कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, नॉर्मलिटी कैपिटल एम से, मोलालिटी स्मॉल एम से, और मोल फ्रैक्शन को एक्स। थोड़ा बहुत अपन पार्ट्स पर मिलियन भी डिस्कस कर सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन भी पीपीएम करके डिस्कस कर सकते हैं। मोलारिटी मींस कॉन्सेंट्रेशन। अगर अपन मोलारिटी की बात करें तो अपन कहेंगे भाई मोलारिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन। अगर कभी मुझसे किसी का कॉन्सेंट्रेशन पूछेंगे ना सोल्यूशन का, तो मैं इनमें से कोई कैलकुलेट नहीं करके बताने वाला, मैं तो मोलारिटी कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि रियलिटी में अगर देखा जाए तो किसी का भी अगर अपन को कॉन्सेंट्रेशन बताना है तो मोलारिटी बताना है। और means concentration, so we'll write that number of moles per liter of solution, we say that is molarity. मोल फ्रैक्शन वगैरह बताने की जरूरत नहीं है मुझे, बिकॉज मोल फ्रैक्शन अपन सबको पता है क्या होता है। अगर मान लो मैंने दो कंपाउंड ऐड किए ए और बी, नंबर ऑफ मोल्स Na होगा, नंबर ऑफ मोल्स Mb होगा, तो XA will be equal to, that is mole fraction of A, mole fraction of A, वो XA हो जाएगा, that will be equal to number of moles of A divided by total moles. Mole fraction of B, that will be equal to XP, so उसमें अपन को लिखना पड़ेगा that is mole number of moles of B divided by total moles. मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। आप कितने भी कंपाउंड्स या मिक्सचर आप ऐड कर लो किसी सॉल्यूशन में, मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। तो मैं मोल फ्रैक्शन अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस वगैरह अपन आपको करना है तो मैं डाल्टन्स लॉ में अपन कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चंस करने हैं तो गैसेस से रिलेटेड अपन को पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, तो मोलारिटी होता है अपने पास। अब देखो अपन से कोई नहीं पूछने वाला व्हाट इज नंबर ऑफ मोल, डेफिनेशन वगैरह कोई नहीं पूछने वाला, हमें ये पता है मोलारिटी मींस कंसंट्रेशन। वेट इन ग्राम्स, नंबर ऑफ मोल्स लिख रहा हूं मैं, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है नंबर ऑफ मोल्स, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय लिखता हूं मैं वॉल्यूम इन एमएल ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखना होता है, ये मोलारिटी होता है। सबको पता है कि इक्वेशन कैसे आता है, लीटर्स में लिखो 1000 क्वार्टा लेंगे, मोल्स पर लीटर होता है, और यूनिट मोल्स पर लीटर हो गया, इज द यूनिट, वी नो दैट। अब मोलारिटी से हम क्या समझे, तो अपन को पता है कि भाई देख, अगर मान लो अपन 500 ml वाटर ले लें, ये मैंने 500 ml पानी ले लिया और इसमें अपन ने सपोज 20 ग्राम शुगर डाल दिया, तो ये तो पता है अपन को कि सॉल्यूशन मीठा हो जाएगा। बट अगर अपन से पूछेंगे इसका कॉन्सेंट्रेशन बताओ, तो अपन कहेंगे अच्छा कॉन्सेंट्रेशन बताओ इसका कितना मीठा है, तो फिर मुझे मोलारिटी कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो मोलारिटी के लिए मुझे वेट कितना ऐड किया आपने सॉल्यूट का 20 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास शुगर का बताने की जरूरत नहीं, सुक्रोज होता है 342, मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से और डिवाइड कितना वॉल्यूम वाटर का लिया है 500, लो भाई आ गया मेरे पास इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय द मोलारिटी। अब आप पानी में नमक भी डाल सकते हो, उससे कॉन्सेंट्रेशन पूछ सकते हो, नमक बस मुझे पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, या मुझे मतलब आपकी मर्जी, आप जो H2SO4 डाल दो, कुछ भी ऐड करो, तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपन को पता है, दैट इज व्हाट आई मीन बाय द मोलारिटी। अब अपन को एक बात पता होता है कि सर ठीक है, अगर आपने ये मतलब शुगर सॉल्यूशन बना लिया, एक जग में आपने पानी लेके और उसमें शुगर डाल के सॉल्यूशन बना लिया,
अगर मान लो मैं इसमें और पानी डाल दूं तो, मैं वाटर डाल दूं तो अपन कहेंगे ये कम मीठा हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो पानी डालने से अपन ने ये बढ़ा दिया, तो ये वैल्यू कम हो, ये कम हो गया। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आता। भाई नंबर ऑफ मोल्स क्यों चेंज होगा? नंबर ऑफ मोल्स तो ये होते हैं, पानी डालने से ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज क्यों होगा? डाइल्यूशन से मोल्स चेंज नहीं होते। तो अपन कहेंगे भाई देख, ऑन डाइल्यूशन number of moles or millimoles never changes, but concentration changes. concentration decrease होता है। अभी अपन ने जैसे देखा कि भाई इसमें अगर आप पानी डाल दोगे तो जितना मीठा था वो कम मीठा हो जाएगा, लेकिन शुगर का वेट तो 20 ही रहेगा और डिवाइड बाय 342 दैट इज मोल्स, तो वो थोड़ी चेंज होने वाली है। तो अपन कहेंगे ठीक है, अब इसमें मान लो मैं शुगर ऐड करता हूं और शुगर ऐड करता हूं तो पानी की जगह मान लो शुगर ऐड करता हूं तो इसमें थोड़ा और शुगर ऐड करूंगा। इसका मतलब आपने ये ऐड किया, अगर ये ऐड करोगे तो ये बढ़ेगा, मतलब अगर मोल्स बढ़ेंगे तो बढ़ेगा। सो दैट वी वोंट हैव टू राइट कि मतलब अगर अपन शुगर ऐड करेंगे, अपन को पता है यार अगर मतलब अपन ने पानी शक्कर वाला पानी बनाया और वो मीठा था उसमें और शुगर डालेंगे तो और मीठा हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, अपन को ये पता चल गया कि डाइल्यूशन से क्या होता है। अब हमें यहां से अपन लिख सकते हैं व्हाट इज मोल्स एंड व्हाट इज मिलीमोल्स। नंबर ऑफ मोल्स होता है m/v अपॉन 1000, VML में ले रखा है अपन ने। मोलारिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000 इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है चलेगा। एंड नंबर ऑफ मिलीमोल्स, नंबर ऑफ मिलीमोल्स तो अपन कहेंगे दैट इज मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml इज नंबर ऑफ मिलीमोल्स। हमें नंबर ऑफ मिलीमोल्स और नंबर ऑफ मोल्स दोनों ही पता होता है। भाई नंबर ऑफ मिलीमोल्स के लिए मुझे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मोल्स इनटू 1000 इज मिलीमोल्स। मोल्स को अपन 1000 से मल्टीप्लाई करें तो मिलीमोल्स होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीमोल्स आएगा। ठीक है, अब आपने इस सेंटेंस में लिखा कि भाई मिलीमोल्स और मोल्स नेवर चेंजेस ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। तो अपन इसका मतलब है जो अपन लिखते हैं ना m1v1 इज इक्वल टू m2v2, दिस इज मिलीमोल्स बिफोर डाइल्यूशन एंड मिलीमोल्स आफ्टर डाइल्यूशन, क्योंकि मिलीमोल्स तो चेंज होते नहीं, वो तो इक्वली रहेंगे। वॉल्यूम तो चेंज होगा ना भाई, इधर वॉल्यूम 500 था, बाद में आपने अगर वाटर ऐड किया इसमें तो अपन को पता है फिर वाटर ऐड करोगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, तो फिर मोलारिटी मतलब कंसंट्रेशन चेंज होगा। तो ये बिफोर डाइल्यूशन था और ये अपन आफ्टर डाइल्यूशन देखेंगे, तो अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो अगर अपन एग्जांपल लेना चाहें तो दे भी सकते हैं अपन। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर, water must be added to 50 ml of 0.1 molar H2SO4 solution so that its concentration becomes 0.02 moles molar। अब एक बात याद रखना, मोलर मतलब कंसंट्रेशन, मोल्स मतलब कंसंट्रेशन नहीं होगा। मोलर अगर लिखा हुआ है दैट इज कंसंट्रेशन, मोलर या मोलैरिटी लाइक दैट, ठीक है। m1v1 आपने मुझे दे रखे हैं कि बिफोर डाइल्यूशन होता है, और डाइल्यूशन के बाद मैं m2v2 लिख सकता हूं, ये आफ्टर डाइल्यूशन हो गया, ये आफ्टर डाइल्यूशन। तो मुझे यहां पर m1 कितना गिवन है आपने 0.1 और वॉल्यूम कितना 50। इधर m2 मुझे कैलकुलेट करना है, नहीं m2 मुझे 0.02 गिवन है और वॉल्यूम मुझे v2 लेना, कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें क्या पड़ता है 0.1 into 50 divided by 0.02 is equal to that is v2 आ गया अपने पास। तो
तो कितना वॉल्यूम हो गया अपने पास? वॉल्यूम अपने पास आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 500 by 2 मतलब 250 ml. Therefore, I will write that volume added is, पेपर से ये तो आया कि इतना हो जाना चाहिए टोटल। आपने पूछा था एक्स्ट्रा कितना ऐड करो, तो ये इसका मतलब है कि टोटल वॉल्यूम हो गया जब इतना कंसंट्रेशन बना, तो ये टोटल वॉल्यूम होना चाहिए। तो अपन ने कितना ऐड किया? 50 तो पहले से था, और 250 पे उतना कंसंट्रेशन आ रहा है, मतलब 200 ml मुझे ऐड करना चाहिए। तो 200 ml अपन ऐड करेंगे तो वी गेट द आंसर फॉर दैट। दैट इज हाउ वी कैन राइट। तो ठीक है, वी गेट द कंसंट्रेशन टर्म्स। अब अपन क्या करेंगे, मोल्स और मिलीमोल्स। मान लो अपन दो सॉल्यूशन मिक्स करें तो क्या होगा? आई एम मिक्सिंग द टू सॉल्यूशंस, तो मैं एक बी पार्ट लिखूंगा। जैसे अपन ने ए पार्ट में इक्वेशन लिखा, वैसे बी पार्ट लिखते हैं। जैसे ए पार्ट लिखा अपन ऐसे बी पार्ट लिखते हैं। बी पार्ट में अगर अपन एक से ज्यादा सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो कंसंट्रेशन, रिजल्टिंग कंसंट्रेशन क्या होगा? व्हेन टू और more solutions are mixed, more solutions are mixed, then the resulting concentration, तो रिजल्टिंग कंसंट्रेशन क्या होगा? तो अपन कहेंगे ठीक है, किसी को जब आप अपने पास मान लो ऐसे गिवन है, मेरे पास एक HCl है, 50 ml है, 0.1 मोलर है, और मेरे पास एक HNO3 है, इसको 100 ml ले लेता हूं, 0.2 मोलर ले लेता हूं। दोनों को मिक्स करो। अगर अपन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 150 ml। अब अगर अपन इसको सोचें तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि सब देखो, जब इसको इसमें ऐड करूंगा तो इसका 150 ml बनेगा, तो इसका डाइल्यूशन होगा 150 ml के हिसाब से। इसको इसमें ऐड करूंगा तो इसका 50 से 150 हो जाएगा, तो इसका भी डाइल्यूशन होगा। मतलब दोनों के कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज होने वाले हैं, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने वाले हैं। एक तरीके से ऐसे हो गया, क्योंकि मिलीमोल्स तो चेंज होते नहीं है भाई। इसको अलग अलग मिलीमोल्स लो या ऐड कर दो, मिलीमोल्स वही रहेंगे। हाँ, आप टोटल मिलीमोल्स बोल सकते हो कितना होगा। एम टोटल वी टोटल विल बी इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ये टोटल मिक्सचर का मिलीमोल्स हो गया। ये HCl का मिलीमोल्स ले लेता हूं, ये HNO3 का मिलीमोल्स ले लेता हूं। HCl के लिए M1V1 है 50 इंटू 0.1, इसके लिए 150 इंटू 0.2, 100 इंटू 0.2, और इधर अपने पास हो जाएगा मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर कितना आएगा अगर वॉल्यूम अपने पास 150 हो गया, तो मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर तो आ गया अपने पास। सो मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर अपन कैलकुलेट करके बता देंगे, दैट इज 5 प्लस 10 15 बाय 150। सो ये अपने पास 15 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, वो 10 और 2 20 हो जाएगा, डिवाइड बाय 15 150 हो जाएगा। सो विल राइट दैट दैट इज 25 बाय 150 आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास। अगर अपन चेक करें तो आपने जैसे ये कैलकुलेट किया, वी गॉट दैट इट इज 1/8.125 मोलर, ये कंसंट्रेशन आ गया ओवरऑल। अलग अलग की भी कैलकुलेट करके अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसके लिए करते हैं अपन M1V1 इज इक्वल टू M2V2 फॉर HCl, तो ये कितना था 50 इंटू 0.1 था, जब इसको ऐड कर दोगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V2 हो जाएगा। तो V2 कितना आएगा अपने पास? दैट इज 150। सो 5/150 अपन लिखते हैं M2। इसके लिए कर लेता मैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये होता 100 इंटू 0.2 इज इक्वल टू M2 इंटू 150, तो ये मेरे पास आता है 20 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल टू M2। दोनों को ऐड करो, you'll get that। अलग अलग कैलकुलेट करके ऐड करोगे तो भी मिक्सचर उतना ही आएगा, एक साथ अगर लिखोगे तो भी मिक्सचर उतना ही आएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई दोनों को मिक्स करने से क्या होगा, इसका डाइल्यूशन हो जाएगा 100 ml से और इसका डाइल्यूशन हो जाएगा 50 ml से। तो
और डन, ये 1/6 होगा, पता मैंने वो गड़बड़ किया मोलारिटी, क्योंकि यहाँ भी 1/6 आ रहा टोटल, राइट, वो 1/6 आएगा। तो विल राइट लाइक दिस। तो अपन क्या कर सकते हैं फिर, ठीक है, वी गॉट दैट कि भाई अगर मिक्सचर लिखेंगे तो व्हाट विल बी द कंसंट्रेशंस। जब दोनों को मिक्स करेंगे ना, तो अपन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टू कैलकुलेट द concentration of ions of each ions present in the solution in the mixture। अगर मुझे सभी आयंस का मिक्सचर चाहिए, मिक्सचर में चाहिए व्हाट इज द कंसंट्रेशन, तो देखो Cl है, H प्लस आयन है और NO3 नेगेटिव है, Cl माइनस आयन और NO3 नेगेटिव है, ये अपने पास कंसंट्रेशन, इनके कंसंट्रेशन चेक करते हैं, इनके कंसंट्रेशन अपन को चेक कर लेते हैं। अगर अपन कंसंट्रेशन चेक करेंगे तो विल राइट दैट कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन, तो Cl माइनस आयन तो सिर्फ इससे आएगा, तो अपन लिखेंगे जब इसको भी इसमें ऐड कर दोगे तो जितने मिलीमोल्स इसके होंगे उतने ही मिलीमोल्स Cl नेगेटिव के होंगे, तो Cl नेगेटिव के मिलीमोल्स हो जाएंगे 0.1, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा टोटल 150, ये Cl का कंसंट्रेशन। नाइट्रेट आयन के लिए लिखना है तो नाइट्रेट आयन तो सिर्फ HNO3 से आ सकता है, HNO3 के कितने मिलीमोल्स हैं 100 into 0.2, जितने मिलीमोल्स HNO3 के होंगे उतने ही मिलीमोल्स नाइट्रेट आयन आएगा और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम तो उसका कंसंट्रेशन। सिमिलरली आई विल राइट दैट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, H प्लस आयन तो दोनों से आएगा, वो HCl से भी आएगा और इससे भी आएगा, मतलब दोनों के मिलीमोल्स ऐड कर, और टोटल वॉल्यूम कितना है 150, तो इसके इससे कितना H प्लस आयन आएगा 50 into 0.1, और इससे कितना H प्लस आयन आएगा 100 into 0.2, H plus ion. This is the total concentration of H plus ion, and that comes out to be 25/150, उतना ही आएगा जितना टोटल मिक्सचर में होगा, क्योंकि दोनों से इतना। तो अपन मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और रिजल्टेंट कंसंट्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोस्टली अपन से इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे या रिजल्टिंग कंसंट्रेशन से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। अब एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आपको, आप मुझे बता दो कि भाई व्हाट विल बी द आंसर फॉर दैट। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ions when concentration of each ions when 30 ml of BaCl of 0.1 molar BaCl2 is mixed with 20 ml of NaCl and BaCl2 है, 20 ml of HCl and 50 ml of 0.1 molar of HCl का मोलारिटी नहीं दिया मैंने, so 0.2 molar HCl and 50 ml of 0.5 molar, right? That is HNO3 solution. ये अपन का कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है कैसे मिलीमोल से आयंस कैलकुलेट करते हैं, तो अपन फटाफट कैलकुलेट करके बता देंगे आयंस के।
हो गया। बिल्कुल मिलीमोल्स तो गिवन नहीं है, मिलीमोल्स ऑफ BaCl2 कितना 30 × 0.1 m × V किया मैंने 30 × 0.1 मिलीमोल्स ऑफ HCl गिवन है अपन को 20 × 0.2 और मिलीमोल्स ऑफ HNO3 गिवन है अपन को 50 × 0.5 सबके मिलीमोल्स। अब अपन क्या करेंगे, जितने मिलीमोल्स BaCl2 का होंगे उतना ही बेरियम आयन आएगा, लेकिन Cl2 तो डबल आएगा ना, क्योंकि Cl2 होगा ना। जितने मिलीमोल्स BaCl2 का होंगे उतने ही मिलीमोल्स बेरियम आयन के होंगे, लेकिन Cl के डबल होंगे। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे भाई, जब तीनों को सबको मिक्स करेंगे तो टोटल वॉल्यूम अपना 100 होगा, 30 + 20 + 50, मतलब सभी में टोटल वॉल्यूम अपन को 100 लेना जब मिक्स करोगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ, अब कंसंट्रेशन मतलब फॉर बेरियम आयन, सही तो लिख रहे हैं बेरियम आयन जो है, मतलब जैसे अपन ने ऐसे लिखा ना डायरेक्टली, अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई M1V1 = M2V2। बेरियम आयन कितना था इधर से 30 × 0.1। कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन कितना आ जाएगा जब टोटल वॉल्यूम में कितना 100 था, 3/100। तो कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन कितना आ गया 3/100, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम। अगर अपन मान लेते हैं H+ आयन के लिए करते हैं, तो H+ आयन तो इससे भी आता और H+ आयन तो इससे भी आता है। तो H+ आयन के लिए मैं लिखता M1V1 + M2V2 = M of mixture V of mixture। M1 कितना होता है H+ आयन 20 × 0.1 इधर हो जाता, 0.2 इधर हो जाता, और इधर से होता कितना H+ आयन 50 × 0.5 इधर से। तो टोटल वॉल्यूम तो 100 था, तो मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर मतलब ये H+ आयन का कंसंट्रेशन आ गया 100 से। अगर मुझे Cl नेगेटिव आयन के लिए चाहिए तो Cl इधर से भी आएगा इधर से भी आएगा, तो M1V1 + M2V2 = M of mixture × V of mixture, वो 100 अपन को दूंगा। बेरियम क्लोराइड से बात करूंगा तो 30 × 0.1 आता, लेकिन मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि बेरियम 2 Cl दे सकता है, और ये मुझे एक HCl एक ही Cl दे सकता है, तो ये 20 × 0.2 हो जाता है। और मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर मैं कैलकुलेट कर लेता मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास Cl का कॉन्सेंट्रेशन। अब क्या बचा हुआ है नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, तो फॉर नाइट्रेट आयन विल राइट लाइक दिस NO3- आयन। नाइट्रेट तो सिर्फ इससे आ सकता है, तो मैं इसको लिखता दैट इज सिर्फ इसी से आ सकता है, तो इसी का डाइल्यूशन करेंगे बस M2V2। ये कितना गिवन था 50 × 0.5, दैट विल बी इक्वल टू M2 कैलकुलेट करूंगा, टोटल वॉल्यूम हो गया 100। लो भाई अपने पास ये सारे कॉन्सेंट्रेशन आ गए। ये अपन डायरेक्टली ऐसे लिख लेते हैं जैसे अपन ने लिखे हुए हैं, मोलारिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन। जैसे अपन लिखते हैं कि भाई बेरियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन, तो बेरियम तो सिर्फ BaCl2 से आता, मैं 30 × 0.1 लिखता, डिवाइड बाय 100 कर लेता। मैं Cl के लिए लिखता तो ऐसे कर देता, Cl बेरियम से ट्वाइस आएगा, और HCl से तो एक बार ही आएगा, तो 20 × 0.2 करता, डिवाइड बाय 100 कर देता। वो भी तो वही लिखा है, वहां भी तो वही किया था जो पहले कर रहे। सो इट इज सेम। तो दोनों ही केस में मतलब आंसर तो सेम ही आना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो वैसे भी लिख सकते हो। दिस इज अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। अब यहां पर और भी लिख सकते हैं अपन, Cl जैसे लिखा अपन H+ आयन लिख सकते हैं।
H प्लस साइन डायरेक्टली लिखते हो तो सिर्फ किससे आएगा, HCl से कितना आएगा 20 इंटू 0.2 और इससे कितना आएगा 50 इंटू 0.5 और डिवाइड बाय 100 कर लेता हूं, ये लो भैया, और नाइट्रेटाइन भी वैसे ही कैलकुलेशन आप कर सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है उसमें, राइट। अब अगर अपन मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज अबाउट द मोलारिटी, मतलब कंसंट्रेशन टर्म अपन ने कैलकुलेट किया, हाउ टू कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशंस, डाइल्यूशन वगैरह अपन को कैसे करना है वो सब अपन को आता है, मिक्स करके आयंस का कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करना है वो भी आता है। अब अपन चेक कर सकते हैं नॉर्मलिटी टर्म्स, पहले अपन टर्म्स चेक कर रहे हैं, बाद में अपन फिर कैलकुलेशन चेक करेंगे। और नॉर्मलिटी इज अगेन इट इज अनदर कंसंट्रेशन टर्म, अपन इनसे डिनोट करेंगे, लेकिन कभी भी अगर अपन को कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे तो अपन हमेशा मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मलिटी नहीं, जब तक आप कहोगे नहीं क्वेश्चन में कि आपको नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है। सो एक्चुअली नॉर्मलिटी जो होता है दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, जैसे नंबर ऑफ मोल्स होता है वैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जब भी अपन को नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है तो अपन को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चाहिए, सो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml फॉर द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है वेट इन ग्राम, और वी कैन राइट दैट नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन, और इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर आपको कैलकुलेट करना आता है। इक्विवेलेंट वेट होता है दैट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, अगर एटम है तो एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट्स। तो नॉर्मलिटी से जनरली अपन क्वेश्चन सॉल्व ज्यादा तो नहीं करने वाले, लेकिन अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मुझे नॉर्मलिटी लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय दिस, तो मैं लिख सकता हूं वेट इन ग्राम्स, मैं इक्विवेलेंट वेट को मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml, और डिवाइड बाय एन फैक्टर करना था तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं एन फैक्टर्स, दिस इज मोलारिटी, दिस इज मोलारिटी। तो अपन ये लिख सकते हैं कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, ये अपन याद रखेंगे। हम सारे क्वेश्चन अपने मोलारिटी से सॉल्व करेंगे, अगर क्वेश्चन में नॉर्मलिटी पूछा है तो आप एन फैक्टर कैलकुलेट करके, एन फैक्टर कैलकुलेट करना आता है अपन को, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नॉर्मलिटी बता, राइट। सो एन फैक्टर से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, और एन फैक्टर मैंने आपको सभी जगह कैलकुलेट करना सिखाया, सभी के एन फैक्टर्स, तो अपन को बार बार ये नहीं करना पड़ेगा अब नॉर्मलिटी से भी सारे क्वेश्चन करके दिखाओ, राइट। हम हमेशा अपने क्वेश्चंस क्या करेंगे, मोलारिटी से सॉल्व करेंगे, नॉर्मलिटी पूछा होगा तो हम डायरेक्टली बता देंगे, और डायरेक्टली अगर नॉर्मलिटी पूछा है तो अपन बता भी सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अपन को नॉर्मलिटी बहुत ज्यादा डिस्कस करना चाहिए। राइट, हाँ अपन इससे ये जरूर लिख सकते हैं कि भाई जैसे अपन ने लिखा था नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मिली मोल्स, वैसे अपन नॉर्मलिटी से लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाय 1000, इक्विवेलेंट्स होता है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। इसको अपन कहेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, और नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स अगर कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स इक्विवेलेंट्स, तो अपन कहेंगे नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ही लेना पड़ेगा, तो जैसे अपन ने मोलारिटी इनटू वॉल्यूम लिया वो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स होगा, है ना, वो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स होगा। तो मोलारिटी में मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना चाहिए भाई, अगर हमें मोलारिटी पता है तो नॉर्मलिटी अपन अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे,
अगर मोलारिटी पता है तो जनरली थोड़ा बहुत ही अपन से नॉर्मलिटी से पूछते हैं, और अगर जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में तो आप बता देना। मैं वैसे तो अभी मोल कॉन्सेप्ट के शीट में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला मोलारिटी का, वो अपन ने यहाँ डिस्कस कर लिया थोड़ा, बट अभी मोल कॉन्सेप्ट की शीट में जनरली अभी पढ़ाते भी नहीं। सो वी नो दैट व्हाट इज नॉर्मलिटी, लेकिन थोड़ा बहुत एन फैक्टर से रिलेटेड एन फैक्टर अपन ने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं नॉर्मलिटी का एक आध क्वेश्चन इस टाइप के डालते रहेंगे बीच बीच में। What we can write the molality. Molality is, that is number of moles of solute. Moles of solute. ये तो आपने molarity में भी लिखा था, in per kg of solvent. Of solvent. आपको solvent अपन per kg of solvent ऐसे लिख सकते हैं. So what I can do, मोलालिटी के लिए we used to write that number of moles, तो इसमें भी कैलकुलेट करना है number of moles of solute. So number of moles of solute divided by weight of solvent in kg, वो kg में रहता है, ये मोलालिटी। अब इसमें अपन को since weight of solute, weight of solvent, weight of solution थोड़ा ज्यादा यूज करना होता है, तो अपन क्या करते हैं, let A is solvent and B is solute. तो जब भी अपन को लिखना है तो अपन सॉल्यूट को B लिख देंगे, जहां B लिखा होगा मतलब हम सॉल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं मोलालिटी विल बी इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स के लिए अपन क्या लिखेंगे, WB अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ B, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब NB भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये ग्राम्स में हो जाएगा, जैसे ml में था मोलारिटी, ये अपने पास मोलारिटी हो जाएगा। WA इज वेट ऑफ सॉल्यूट, MB is molecular mass of solute, and WA is weight of solvent. Weight of solvent. ये अपन बता सकते हैं। This is molality. तो मोलालिटी में अपन को वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, इसको अपन इक्वेशन मान लेते हैं। अभी व्हाट हैपेंस, वी कैन राइट दैट, इसमें ये वेट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट जो है ना, कभी कभी अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। अब वेट ऑफ सॉल्यूट तो अपन को गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में, क्योंकि मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें सॉल्यूशन का वेट गिवन होता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और माइनस कर लेंगे अपन WB, तो अपन ऐसे कैलकुलेट करके बता सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये अपन यहां यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन में अपन को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की बताता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बताता है, सो इसकी जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन था और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन था। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 अपन ऐसे भी लिख लेंगे, ये मोलालिटी इज इक्वल टू होता है WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय WB। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, WA को मॉलिक्यूलर मास ऑफ A से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको डिवाइड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो this will be number of moles of solute and this will be number of moles of solvent। इसका मतलब है मोलालिटी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, number of moles of solute divided by number of moles of solvent into 1000 divided by molecular mass of solvent।
बड़ा अच्छा हो गया फिर तो अपने लिए। ये नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है। अगर अपन इसमें दोनों को टोटल मोल से, मान लो ए और बी ही प्रेजेंट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो अपन टोटल मोल से अगर डिवाइड कर दें तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मोल फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, रेशियो है ना। इसको भी Na प्लस एनबी से डिवाइड किया, इसको भी Na प्लस एनबी से डिवाइड किया, तो मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो मोलालिटी कैन बी रिटन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। एंड वी नो दैट फॉर एनी सॉल्यूशन XA प्लस XB जो होता है 1 होता है, वो पार्ट अपन को पता है। फॉर एनी सॉल्यूशन XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 फॉर एनी सॉल्यूशन। ये पार्ट अपन को पता होता है, जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो लाइक दैट वी कैन हैव मोलालिटीज, अपन कैलकुलेशन मोलालिटी के कर सकते हैं। लेकिन एक बात को अपन को ध्यान रखना है कि भाई सॉल्वेंट वो होगा जो एक्सेस में होगा, सॉल्यूट वो होगा जो लेस में होगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है अपने पास। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन है ना, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन when the mole fraction of ethanol in aqueous solution. Aqueous solution is 0.9. ऐसे देखिए, तो अपन लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल अगर 0.9 है तो वाटर एक्वस बोला, मतलब वाटर का और इथेनॉल का सोल्यूशन बना रहेगा। लेकिन इसमें सॉल्वेंट इथेनॉल है और वाटर सॉल्यूट है, वाटर का अमाउंट कम है ना, जो कम अमाउंट में होगा वो अपन को पता है। सो विल राइट दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल अपन को गिवन है 0.9 और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अपन को गिवन है दैट इज 0.1। सो मोलालिटी विल बी इक्वल टू वाटर 0.1 है और इधर अपन लिखेंगे दैट इज 0.9 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब मॉलिक्यूलर मास वाटर का नहीं लिखेंगे अपन, सॉल्वेंट का लिखेंगे। अगर वाटर का लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, लिखा है कुछ सोल्यूशन है लेकिन इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन तो आपने ज्यादा दे रखा है। दोनों 50, अगर ये 0.5 गिवन होता तो आप किसी को भी अज्यूम कर लो, फिर अपन किसी की जगह वाटर ही अज्यूम करेंगे क्योंकि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अगर ये 0.5 होता तो मैं वाटर को ही सॉल्वेंट लेके अपना क्वेश्चन सही मानता, क्योंकि वाटर में सभी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, तो दिस विल बी मोर सॉल्वेबल इन वाटर। तो अगर ये 0.5 होता तो अपन वाटर ले लेते सॉल्वेंट, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अभी इथेनॉल के लिए अपन लिखेंगे तो इथेनॉल इज 46 ना, अपने पास 2 कार्बन है, एक ये है और 6 हाइड्रोजन है, सो 46 आ गया अपने पास। लो भाई इतना आंसर है। अगर वाटर लिखते तो गलत है, 18 लिखते तो वो गलत है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपन से कभी कभी गलती करवा लेते हैं, तो वो अपन ध्यान रखेंगे अगर गलती ना करें। फिर एक होता है रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड द मोलालिटी, मतलब मोलालिटी और मोलारिटी में अपन को रिलेशन लेना पड़ेगा। मोलालिटी और मोलारिटी में आपको रिलेशन लेना पड़ेगा। वेट आएगा, कौन सा वेट, ये तो मॉलिक्यूलर मास था ना, ये तो मॉलिक्यूलर वेट है, ये बचा हुआ था, ये बचा हुआ था, ये बचा हुआ था, तो मॉलिक्यूलर मास भी आना पड़ता है, वेट कैसे आएगा। वहां पर मैंने डब्ल्यू लिखा था, मैंने गलत लिखा था, तो इधर तो कैलकुलेशन के बाद तो अपन को पता है ना मोल्स लिख रहे हैं, वहां पर मैंने डब्ल्यू लिखा था इसलिए उसको कह रहा कि वेट आएगा, बिल्कुल सही है, मैंने गलत लिखा था। रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी।
वैसे तो अपन इसको याद रख सकते हैं, मोस्टली सभी को याद भी होता है। मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। दैट्स, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर एमएल में होगा। मतलब अपन सबको ही बना होता है, अगर नहीं है तो मैं ड्राइव करके उसे दिखा सकते हैं। आप शीट से बैलेंसिंग भी कर सकते हो। पार्ट्स पर मिलियन के कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाले अपन को। मोल फ्रैक्शन ऑलरेडी अपन को पता होता है। मोलालिटी और मोलारिटी मैंने आपको बताया। आप शीट से बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ लेना। हमें थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ने हैं, तो फिर अपन नेक्स्ट टाइम बाकी भी सॉल्व कर सकते हैं, पूरा शीट सॉल्व कर सकते हैं। तो शीट से आप ई सेक्शन तक मैंने आपको दिया था। एफ जी एच आप सॉल्व कर लेना। एफ जी एच एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 से, और आप एक्सरसाइज 1 से जैसे मैंने आपसे कहा, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 एफ जी एच, पार्ट 2 वो भी एफ जी एच, पार्ट 3 कंप्लीट, 3 क्वेश्चन है उसमें। और एक्सरसाइज 2 से पार्ट 1 से फर्स्ट 25 1 टू 15 मैंने दे रखा था, आप 20 कर दो उसे। पार्ट 2 से भी 1 टू, अब 15 टू 20, क्योंकि 15 तक मैंने ऑलरेडी दे रखा था, अब 15 टू 20 कर लो आपसे। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो, और पार्ट 3 से आप कंप्लीट कर लो इसको, और पार्ट 4 भी कंप्लीट कर लो, या पार्ट 4 रुक जाता है। ये आपका होमवर्क, ये नेक्स्ट टाइम आप सॉल्व करके अपन डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा सा मुझे अगर परसेंटेज पढ़ाया होता तो मैं पूरा शीट ही दे देता, और बाकी भी आप सॉल्व कर सकते हो। एक्सरसाइज 3 भी सॉल्व करना शुरू करो, तुम्हारे पास वैसे भी टाइम कम है, तो आप सॉल्व कर सकते हो, डाउट्स कर लो। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द